हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो देख सकते हो यार, जो हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री देख रहे थे उस पे आपका पेपर बुक था क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, तो उसका हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर दिया था। यूनिट 1 था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 3 वीडियो है, जिसपे आज हम पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज एकदम मस्त तरीके से इसे हम समझेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है और उस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखो, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे, जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में बताया था। लेक्चर नंबर 2 पे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनली प्रिंसिपल बताया था। और लेक्चर नंबर 3 जो आज का वीडियो है, इस पे हम श्रोडिंगर्स की वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर के तरंग समीकरण को एकदम मस्त तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस पर जाके देख लो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो देखो यार, अगर आपको श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन समझना है तो आपको कुछ पिछली बातों पर ध्यान देना होगा। कौन कौन सी? देखो, आपको एकदम मस्त तरीके से समझाएंगे, बस आप सुनते रहना एक एक बात। देखो, पहले हमारे पास जो बोहर नामक साइंटिस्ट थे, नील बोहर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था जैसे पदार्थ का कोई अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ध्यान समझना, बोहर नामक साइंटिस्ट ने बताया था जैसे पदार्थ का कोई अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये आपका जैसे नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर क्या करता है, विभिन्न कक्षाओं में इस टाइप से क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, विभिन्न कक्षाओं या निश्चित कक्षाओं, निश्चित ऑर्बिट या फिक्स्ड ऑर्बिट्स में क्या करता है, मूव करता रहता है या आपका क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, ये बात बताई थी नील बोहर नामक साइंटिस्ट ने, और उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के रूप में माना था। इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के रूप में माना था। हमने आपसे कहा कि नील बोहर नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन जैसे पदार्थ का अति सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई परमाणु होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक कण के रूप में माना और बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर इस तरह से फिक्स्ड ऑर्बिट्स में क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ये बात बताई बोहर नामक साइंटिस्ट ने। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट है। ठीक है, डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन की दो प्रकृति बताई, दो नेचर बताई। कौन कौन सी? पहला तो उसकी पार्टिकल अर्थात कण की प्रकृति बताया, पार्टिकल नेचर बताया, और दूसरी वेव नेचर बताया। ध्यान से समझो, हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आपके जो डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया इस इलेक्ट्रॉन या कोई अति सूक्ष्म कण है, उसकी दोहरी प्रकृति होती है, उसकी ड्यूअल नेचर होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। ये बात किसने बताई? डी ब्रॉगली ने। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए हाइजेनबर्ग। उसके बाद साइंटिस्ट आए हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनली प्रिंसिपल दिया गया, अनसर्टेनली प्रिंसिपल दिया गया। ठीक है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनली प्रिंसिपल। इस पे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो हाइजेनबर्ग नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डी ब्रॉगली की ही परिकल्पना, जैसे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल और वेव दोनों भांति व्यवहार करता है, तो हाइजेनबर्ग ने बताया अगर वो तरंग की भांति व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन अगर तरंग की भांति इस टाइप से चलता है, ठीक है, तरंग की भांति इस टाइप से चलता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी स्थिति डेल्टा एक्स और उसके संवेग डेल्टा पी, इन दोनों का आप एक साथ मान नहीं निकाल सकते। क्या बताया उन्होंने? आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉन अगर वो तरंग की भांति व्यवहार करता है, तो आप उसकी सही पोजीशन या सही स्थिति और उसके सही संवेग को नहीं बता सकते। ठीक है, एक साथ नहीं बता सकते, अलग अलग तो बता लोगे कि ये इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ स्थित है, या तो ये बता लोगे या तो उसका संवेग बता लोगे। एक बार में एक ही चीज बता पाओगे, दोनों चीज नहीं बता पाओगे। इसलिए इन्होंने एक समीकरण भी दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अर्थात अगर आप डेल्टा एक्स जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की और डेल्टा पी जो उसका संवेग है, अगर दोनों एक साथ निकालने जाओगे तो एच अपॉन 4 पाई का एरर आएगा, एच अपॉन 4 पाई की त्रुटि आएगी। ये बात बताई हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, ध्यान से समझो, अभी आपको आसानी से श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन समझ में आएगा, बस समझते चलो। पहले का नील बोहर नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना और बताया नाभिक के चारों ओर फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। उसके बाद डी ब्रॉगली है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की दो आपका
का नेचर मानी, पहला पार्टिकल और वेव, ठीक है। उसके बाद आ गए हाइजेनबर्ग, उन्होंने कहा अगर उसकी वेव नेचर है तो आप उसकी पोजीशन अर्थात डेल्टा एक्स और संवेग डेल्टा पी दोनों का एक साथ मान नहीं निकाल सकते, उसमें कुछ ना कुछ अनिश्चितता आएगी या कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर आएगी, ठीक है। ये बात बताई हाइजेनबर्ग ने। अब इसके बाद श्रोडिंगर नामक साइंटिस्ट आ गए। श्रोडिंगर नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जैसे आपका देखो बोहर ने कहा था कण क्या होता है, इस टाइप से जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, लेकिन जो श्रोडिंगर साइंटिस्ट है उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर बिल्कुल भी नहीं लगाता, वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी के रूप में उपस्थित होता है। प्रोबेबिलिटी अर्थात उसकी कुछ प्रायिकता होती है इसके चारों ओर उपस्थित होने की, यह निश्चित नहीं है कि ये यहाँ उपस्थित होगा या यहाँ उपस्थित होगा या इसके चारों ओर चक्का लगा रहा है, ये निश्चित नहीं है, उस पर कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, उस पर कुछ प्रायिकता होगी, ठीक है। वो अभी आपको पूरा श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन पे हम समझाएंगे। सिंपल ये समझो, श्रोडिंगर नामक साइंटिस्ट ने कहा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, ये घूमता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है इसके चारों ओर उपस्थित होने की, और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक के समीप उपस्थित होने की ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। ये बात बताई श्रोडिंगर ने। तो देखो अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, मान रहे हैं, लेकिन अभी आपको पूरा समझ में आएगा, बस आपको वीडियो का आखिरी तक देखना है और एक एक बात को सुनते चलना है, ठीक है। इतनी बातें तो समझ में आई कि बोहर ने क्या कहा, डी ब्रोगली ने क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, और इसके बाद अब श्रोडिंगर जो बातें बताएंगे वो आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज करके आपको श्रोडिंगर की कुछ बातें लिखेंगे और फिर से आपको समझाएंगे कि श्रोडिंगर ने क्या कहा और क्या है श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो जो बातें आपको बताई श्रोडिंगर के वेव समीकरण से वो यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। पहले इतना तो समझ में आ गया था बोहर ने क्या बताया, डी ब्रोगली ने क्या बताया और हाइजेनबर्ग ने क्या बताया। आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ना है तो श्रोडिंगर ने क्या बताया अब उसको समझो, ठीक है। तो देखो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, सबसे पहले हमने लिखा डी ब्रोगली पॉस्टुलेट, अर्थात डी ब्रोगली की परिकल्पना है, पॉस्टुलेट का मतलब होता है परिकल्पना, डी ब्रोगली की परिकल्पना एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, अर्थात हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर सन 1920 ईस्वी में एटम का एक नया मॉडल प्रस्तावित किया गया, इसे क्वांटम मैकेनिक्स का मॉडल कहते हैं। देखो आपसे कहा गया जब डी ब्रोगली की इक्वेशन आ गई, उन्होंने बताया वेव और पार्टिकल दोनों के रूप में इलेक्ट्रॉन कार्य करता है। हाइजेनबर्ग ने बताया कि आप उसकी पोजीशन और उसके संवेग अर्थात मोमेंटम का एक साथ सही निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है, ये हाइजेनबर्ग ने बताया। फिर उसके बाद एक मॉडल आया क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल, कहा गया डी ब्रोगली पॉस्टुलेट अर्थात डी ब्रोगली की परिकल्पना और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनली प्रिंसिपल अर्थात हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर सन 1920 ईस्वी में एटम अर्थात परमाणु के एक नया मॉडल प्रस्तावित किया गया और इसे क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल कहते हैं, और इस पे ही श्रोडिंगर ने बताया। क्या बताया वो आगे आपको पता चल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे कहा गया इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, कहा गया श्रोडिंगर ने बताया कि इसके अकॉर्डिंग इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का मतलब समझते हो नाभिक के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूमता, बल्कि विभिन्न प्रोबेबिलिटी के साथ यह कहीं भी हो सकता है, यही बताया था। देखो बोहर ने कहा था इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपका नाभिक के चारों ओर इस टाइप से विभिन्न कक्षाओं फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है, ये बताया था नील बोहर ने। लेकिन जब श्रोडिंगर आए उन्होंने कहा भैया ये सिस्टम नहीं होता, आपका इलेक्ट्रॉन इस टाइप से चक्कर नहीं लगाता, वो फिक्स्ड कक्षाओं में नहीं होता, वो कहीं भी हो सकता है, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। वही बताया उन्होंने कि इसके अकॉर्डिंग ये जो क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल है इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं घूमता, बल्कि विभिन्न प्रोबेबिलिटी विभिन्न प्रायिकता के साथ यह कहीं भी उपस्थित हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमे, ये जरूरी नहीं। श्रोडिंगर ने कहा कि ये आपका जरूरी नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन जो होगा इस नाभिक के चारों फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमेगा, ये जरूरी नहीं है, या कहीं भी उपस्थित हो सकता है, यहाँ उपस्थित, यहाँ उपस्थित, यहाँ उपस्थित, कहीं भी उपस्थित हो सकता है। इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी अर्थात इसकी कुछ प्रायिकता होती है, ठीक है। तो ये बातें बताई गई। नील बोहर ने कहा था ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, लेकिन श्रोडिंगर ने कहा ये सब सिस्टम नहीं है भैया, आपका चारों ओर नहीं घूमता, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, कहीं भी हो सकता है। आगे कहा एटम के अर्थात परमाणु के विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी का परिकलन करने के लिए, मतलब अब देखो उन्होंने बताया कि ये प्रोबेबिलिटी होती कहीं भी उपस्थित हो सकता है, अब इसको निकालना भी तो पड़ेगा, कैसे आप बता रहे हो, तो वो चीज़ निकालने के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया। कहा गया एटम अर्थात परमाणु के विभिन्न स्थानों
पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता का परिकलन करने के लिए या इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया जिसे श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू मतलब जो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर नहीं घूमता, श्रोडिंगर ने कहा कि मतलब कि उसकी चारों ओर नहीं घूमता, वो कहीं भी उपस्थित हो सकता है और उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसका परिकलन करने के लिए या इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि एटम के विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दिया जिसे श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन क्या है ये भी आपको बताएंगे और अभी इसका डेरिवेशन भी आपको पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो पूरा आपको करके बताएंगे। पहले आप समझ लो 3 डायमेंशन में ये इक्वेशन क्या है। 3 डायमेंशन समझते हो ना, 3 डायमेंशन का मतलब जैसे एक्स अक्ष भी होता है, वाई भी होता है और जेड अक्ष भी होता है, इस टाइप से इसे कहते हैं 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में आपको बताते समीकरण क्या है आपका श्रोडिंगर का। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं, आपका श्रोडिंगर का इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर साई बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से देख लो, ये डेल बना हुआ है, इससे कहते हैं साई, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल वाई स्क्वायर और ये प्लस का डेल स्क्वायर साई बटे में डेल जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पे होगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर, यहाँ पे ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये आपका पूरा आपका श्रोडिंगर का 3 डायमेंशन के लिए वेव इक्वेशन है, देख सकते हो। यही इक्वेशन दिया, इसके द्वारा आप ये पता कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे उपस्थित है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या प्रायिकता है, आप उसका परिकलन उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो ये है डेल स्क्वायर साई बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये इन्होंने समीकरण दे दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आया श्रोडिंगर का इक्वेशन। और यहाँ पे एक्स वाई जेड तो आप समझ ही गए, एक्स वाई जेड तीनों अक्ष है। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस होता है, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, जेड अक्ष होता है। और बात करें इसमें एम क्या है, एच क्या है, ई क्या है, वी क्या है और ये साई क्या है। ठीक है, तो इसको जानना चाहते हो तो देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख के जितनी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है इन सब का आपको बता दे कि कौन सी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड क्या है, एम क्या है, एच क्या है, ई और वी। ठीक है, तो ये सब कुछ बताएंगे। फिर आपको इस इक्वेशन का डेरिवेशन भी हम करके बताएंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे करना है, क्योंकि डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो अब आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको इसको ऊपर पहले लिख के बता दें कि इसमें सारी वैल्यू क्या चीज़ क्या है। ठीक है, फिर इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई तो लाइक कर लो और चैनल पर रहो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो जिससे उनकी तैयारी भी मस्त हो सके। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आपको बता दें। ठीक है, तो भैया सिंपल हमने सारी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, देख सकते हो। डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। कोष्ट में था ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये समीकरण आया था। देख लो यहाँ पे सारी चीज़ें क्या है। यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है ये स्पेस कोऑर्डिनेट अर्थात अंतरिक्ष कार्तीय निर्देशांक, अर्थात यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है आपके। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तीनों डायमेंशन का दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ सिंपल है। तो एक्स वाई जेड तो समझ गए। अब बात आती एम क्या है। यहाँ पे ये जो एम लिखा हुआ है एम क्या चीज़ है, एम को कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर बात आती है एच क्या है, ये जो एच लिखा हुआ है एच स्क्वायर है ये। ठीक है, ये जो एच है एच क्या है, एच को कहते हैं हम लोग प्लांक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो वी लिखा हुआ है वी क्या है, वी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। वी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर बात आती है साई क्या है, साई को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन या इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम। ठीक है, इस साई को क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन या इलेक्ट्रॉन वेव का आयाम या इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। एक्स वाई जेड क्या है, अंतरिक्ष कार्तीय निर्देशांक या स्पेस कोऑर्डिनेट है। एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। एच है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। वी है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा और साई है आपका इलेक्ट्रॉन
तरंग का तरंग फलन या इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। अब बचा है इसका केवल डेरिवेशन करना कि ये जो इक्वेशन है ये आता कहाँ से है, ये इक्वेशन कैसे आया, इस इक्वेशन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होगा, आप उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लो। आप चलते हम लोग डेरिवेशन की ओर। तो चलो भैया अब हम बात करते हैं कि हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने हेडिंग लगा दी डेरिवेशन। डेरिवेशन करने के लिए आपको सिंपल इतना लिखना होगा, पहले लिखना है माना एक निकाय जिसमें पार्टिकल का तरंग फलन साई है। पार्टिकल अर्थात कण, कण कह सकते हो या इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने लिखा माना एक निकाय है जिसमें कण या इलेक्ट्रॉन का जो तरंग फलन वेव फंक्शन है वो कितना है भैया, साई है। ठीक है, तब यहाँ से साई बराबर फॉर्मूला होगा, साई बराबर हो जाएगा a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा, जहाँ पे साई आपका तरंग फलन है, a आपका तरंग का आयाम है, x आपका एक निश्चित दिशा में पार्टिकल का विस्थापन है और लैम्डा जो है वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य है। बस इतना लिखना है और आगे का डेरिवेशन एकदम आसान है। देखो हम क्या कह रहे हैं, सिंपल पहले आपको इतना लिखना है कि माना एक निकाय जिसमें पार्टिकल का तरंग फलन साई है, तो साई बराबर a sin 2 पाई x अपॉन लैम्डा, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ से लिखा गया साई तरंग फलन है, ए तरंग का आयाम है, एक एक्स क्या है, ये एक्स एक निश्चित दिशा में पार्टिकल का विस्थापन है और जो लैम्डा है ये वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, आप देखो इसका आपको डेरिवेशन करने के लिए एकदम आसान सी बात करनी, क्या करना है, ये जो समीकरण 1 है इसका आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। ठीक है, इसका आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। तो हम यहाँ से लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या आप लिख सकते हो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स अर्थात एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो जब अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो डी अपॉन डी एक्स का प्रयोग किया जाता है, ये सबको पता होगा। जब हम लोग अवकलन करते हैं तो डी अपॉन डी एक्स का प्रयोग करते हैं, सबको पता है। लेकिन हम यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स न लेके हम यहाँ पे डेल अपॉन में डेल एक्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डेल अपॉन में डेल एक्स का प्रयोग करेंगे। देखो अवकलन करने के लिए डी अपॉन डी एक्स लेते हैं, लेकिन डी की जगह आपको डेल का प्रयोग करना है, डेल अपॉन में डेल एक्स। देखो आपको करके दिखाते हैं। आपको इसका अवकलन करना है तो सिंपल यहाँ पे लगा दो डेल अपॉन में डेल एक्स, तो डेल अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे साई है तो साई कर दो। ठीक है, इक्वल टू आपका यहाँ से डेल अपॉन में डेल एक्स कोष्ठ पे ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। देख लो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है यार। ठीक है, देख सकते हो हमने किया क्या, यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे अवकलन करना है तो डेल साई सिंपल डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पे लगाया, डेल अपॉन डेल एक्स यहाँ पे लगाया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसका अवकलन करना है तो डेल साई यहाँ से तो ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी, डेल साई अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू, आप देखो ये ए जो है कांस्टेंट रहेगा तो इसको बाहर ले लेंगे, ए यहाँ पर से आएगा डेल अपॉन में डेल एक्स और यहाँ पर से आएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन में लैम्डा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। देख लो ध्यान से, यहाँ पर से डेल अपॉन डेल एक्स का सीधा सीधा मतलब डी अपॉन डी एक्स या अवकलन करना ही समझो। ठीक है, ए को हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। आप देखो मैथ वाले जो मैथ से थे उनको तो एकदम आसान लग रहा होगा ये। ठीक है, और जिनको कम समझ में आ रहा हो तो देखना, समझने का प्रयास करना। यहाँ पर से जो वैल्यू वैसे ही रख दो, डेल साई अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पर से ए भी वैसा ही रहेगा। आप देखो यहाँ पे आपको अवकलन किसका करना है, साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। आप देखो आपको एक साइन एक्स का अवकलन का फॉर्मूला पता होगा, जब डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स होता है तो उसका अवकलन करते हैं तो कॉस एक्स आ जाता है, ये सबको पता होना चाहिए। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे भी साइन इस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा को आपको एक्स के इक्वल मान लेना है, इस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा को एक्स के इक्वल मानना है। अगर इसको एक्स के इक्वल मानोगे तो ये आपका साइन एक्स कहलाएगा और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर से आ जाएगा कॉस और एक्स की जगह आपने क्या माना है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, तो यहाँ पर से आ जाएगा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा।
देख लो ध्यान से, एकदम आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डेल साई अपॉन डेल एक्स वैसा ही, ए भी वैसा ही। आप देखो ये डेल अपॉन डेल एक्स का मतलब डी अपॉन डी एक्स, अर्थात आपको इसका अवकलन करना है साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। तो ये जो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इसको एक्स के इक्वल मानो, तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का सूत्र होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे जब साइन एक्स का अवकलन करोगे तो कॉस एक्स आएगा, और एक्स की जगह 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, तो एक्स की जगह ये लिख दो। ठीक है, आप क्या करो, इसके आगे आपने इसको एक्स माना था तभी तो ये कॉस एक्स आया साइन एक्स का अवकलन। आप क्या करो, इस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का एक बार फिर से आप अवकलन कर दो, डेल अपॉन डेल एक्स एक बार फिर से आप 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का अवकलन कर दो। ठीक है, हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डेल अपॉन डेल एक्स का आपको क्या करना है, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का फिर से अवकलन करना है। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल साइन अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल टू, आप देखो ये इक्वल टू कहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई का, ठीक है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा यहाँ पे, गुणा का चिन्ह। ठीक है, फिर यहाँ पर से देखो, अगर डेल अपॉन डेल एक्स आपको 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का करना है अवकलन, तो यहाँ पर से 2 पाई अपॉन लैम्डा तो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आपको सिंपल डेल अपॉन डेल एक्स एक्स का अवकलन करना होगा। ध्यान से समझो, 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है तो इस 2 पाई अपॉन लैम्डा को ले लो बाहर, बचेगा केवल एक्स, इसका अवकलन करो डेल अपॉन डेल एक्स एक्स का। तो अगर आप डेल अपॉन डेल एक्स एक्स का अवकलन करोगे तो वो आएगी वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे। ध्यान से समझो क्या किया है, इतनी वैल्यू सेम ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। फिर हम कह रहे हैं जब आप इसका 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का अवकलन करोगे तो आपको 2 पाई अपॉन लैम्डा बाहर ले लेना है, केवल एक्स का अवकलन करना, और एक्स का अवकलन 1 होता है तो हमने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, सॉल्व करो तो यहाँ से वैल्यू आएगी डेल साइन, ठीक है, डेल साइन अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा बाहर ले लो, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, अंदर बचेगा ए कॉस, या डायरेक्ट रुको ऐसे करते हैं, रुक जाओ जरा। ठीक है, यहाँ पर से हम क्या करते हैं, ए 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसको पूरा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ए इंटू 2 पाई अपॉन लैम्डा को ऐसे लिख लेते हैं। देखो ए 2 पाई अपॉन लैम्डा कोष्ठ पे रख दो, कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। देख लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। देख लो, सिंपल डेल साई अपॉन डेल एक्स, केवल लिखने का तरीका है ए 2 पाई अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। आप देखो, ये अभी आपने एक बार अवकलन किया तो आपकी वैल्यू ये आई। अभी आपको इसका एक बार फिर से अवकलन करना है। ठीक है, एक बार फिर से अवकलन करना है, तब आपका श्रोडिंगर का तरंग समीकरण मिलेगा। तो यहाँ से लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन का मतलब दोबारा आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स का अगर आप दोबारा अवकलन करोगे तो यहाँ पे आपको पता है क्या हो जाएगा। अगर डेल साई अपॉन डेल एक्स है तो इस पर किसका गुणा होगा, डेल अपॉन डेल एक्स का। यही तो होता है, आपको अवकलन करने के लिए यही तो करना होता है, डेल अपॉन डेल एक्स। तो इसका गुणा हो जाएगा तो डेल स्क्वायर साई और अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर से जब दोबारा अवकलन करोगे तो यहाँ पर से आएगा डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। देख लो ध्यान से, ये वैल्यू आएगी जहाँ डेल साई अपॉन डेल एक्स था, जब दोबारा अवकलन करोगे तो यहाँ डेल हो जाएगा डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर साई बटे में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आपको ए 2 पाई अपॉन लैम्डा एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेना है, अंदर बचेगा डेल अपॉन में डेल एक्स और 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, इसका अवकलन कर देना है। सॉरी, कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है, कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। ध्यान से देखो क्या किया है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल देखो, आपको डेल साई अपॉन डेल एक्स था तो उसको डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि दोबारा अवकलन कर रहे हैं। बराबर का चिन्ह लगा, ए 2 पाई अपॉन लैम्डा एक कांस्टेंट है तो इसे बाहर रखो, केवल आपको इसका अवकलन कर देना है कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का। तो यहाँ पे हमने डेल अपॉन डेल एक्स कर दिया। अब अवकलन करो तो यहाँ पर से डेल स्क्वायर साई बटे में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए 2 पाई अपॉन लैम्डा, यहाँ पे अवकलन करना है। देखो, जैसे अभी आपने साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का अवकलन किया, वैसा ही आपको कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा का अवकलन करना है। ठीक है, तो देखो, अगर हम इस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये जो 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है, जैसे हमने इस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा को एक्स के इक्वल माना था तो यहाँ पे ये साइन एक्स मान लिया, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स आया और एक्स की जगह बाद में वैल्यू रख दी। वैसा ही आपको यहाँ पे कॉस और इसको एक्स मान लेना है, तो कॉस एक्स का अवकलन समझ के करना है। तो कॉस एक्स का अवकलन अगर आप देखो, यहाँ पे छोटा सा आपको समझा दे थोड़ा, ठीक है। अगर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन आप करते हो तो उसका अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स।
ठीक है। अगर आप cos x का अवकलन करते हो तो अवकलन होता है माइनस का sin x। तो यहाँ पे भी आपका cos और इसको x मान लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का sin x, और x की जगह है 2πx अपॉन लैम्डा, तो 2πx अपॉन लैम्डा, और फिर क्या होगा डेल अपॉन डेल x 2πx अपॉन लैम्डा। ध्यान से देखो क्या किया, जैसा हमने यहाँ पे किया वैसा ही सेम यहाँ पे किया। देखो इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो वैल्यू थी सेम आ गई। अब इतना आपको सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया वैसा ही सेम यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो डेल अपॉन डेल एक्स साइन 2πx अपॉन लैम्डा सॉल्व करना था, तो इसको x माना तो साइन एक्स का हुआ cos x, और x की जगह 2πx अपॉन लैम्डा, और फिर से हमने 2πx अपॉन लैम्डा का अवकलन किया। वैसा ही सेम यहाँ पे cos 2πx अपॉन लैम्डा अर्थात cos x का अवकलन होता है माइनस का साइन x, तो माइनस साइन और x की जगह ये 2πx अपॉन लैम्डा, और जैसा यहाँ पे दोबारा इसका अवकलन हुआ था वैसे ही दोबारा यहाँ पे इसका अवकलन हो जाएगा 2πx अपॉन लैम्डा का। बस इतना आपको करना है, ठीक है, इतना करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझो, अब आगे समझो यहाँ पे। अब इसे अगर सॉल्व करें तो डेल स्क्वायर साई बटे में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू a 2π अपॉन लैम्डा माइनस साइन 2πx अपॉन लैम्डा इंटू, ठीक है, इंटू आप जैसे 2πx अपॉन लैम्डा का अभी आपने अवकलन किया, देखो 2πx अपॉन लैम्डा का अवकलन किया था तो आया था 2π अपॉन लैम्डा इंटू 1, 2π अपॉन लैम्डा इंटू 1, तो वही चीज़ रख दो 2π अपॉन लैम्डा इंटू 1, ठीक है, 2π अपॉन लैम्डा इंटू 1। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कोई देखो सिंपल डेल स्क्वायर साई बटा डेल एक्स स्क्वायर, a 2π अपॉन लैम्डा वैसा ही, माइनस का साइन 2πx अपॉन लैम्डा वैसा ही, 2π अपॉन लैम्डा मतलब 2πx अपॉन लैम्डा का अगर अवकलन वहाँ पे जैसे ऊपर किया था तो 2π अपॉन लैम्डा इंटू 1 आया था, वही चीज़ यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। आप देखो जगह तो बची नहीं, इस वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे और इसको पूरा इरेज करेंगे, और आगे का आप एकदम थोड़ा सा आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन बचा है, अब उसको आपको करके दिखा देंगे। तो आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको पूरा इरेज कर देंगे, केवल ये जो नीचे वाला ये आपका समीकरण बना है इसी को यहाँ पे लिख के पूरा सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया, पहले इतना किया, फिर जो वैल्यू क्या थी वो लिखा, फिर आपने इसका अवकलन किया, अवकलन करने पर आपको ये समीकरण 2 मिला, फिर आप इसका एक बार फिर से अवकलन अगेन अवकलन कर दो, मतलब दोबारा अवकलन कर दो, आपको यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है। अब इसके आगे का आपको अलग हम समझाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ से आगे आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। इतने तक वैल्यू आ गई थी, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपको इतने को आगे सॉल्व करना है, कैसे किया जाए तो वो आपको यहाँ पे समझना है। देखो सबसे पहले 2π अपॉन लैम्डा अलग दिख रहा है आपको, इसका गुणा आपको इससे कर लेना है जो बाहर लिखा हुआ है, देखो करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ से लिखते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए तो वैसा ही रहेगा, या ए को अभी रोको, देखो पहले यहाँ पे माइनस का चिन्ह, पहले माइनस का चिन्ह लो, ध्यान से देखना, ये माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह ले लिया, यहाँ 2 है, यहाँ 2 का 2 से गुणा 4, पाई का पाई से गुणा पाई स्क्वायर, लैम्डा का लैम्डा से गुणा लैम्डा स्क्वायर, और अंदर क्या बच जाएगा a साइन 2πx अपॉन लैम्डा। ध्यान से देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल, पहले a को छोड़ दो, यहाँ पे 2 का 2 से गुणा 2 2 जा 4, माइनस का चिन्ह है, पाई का पाई से गुणा पाई स्क्वायर, लैम्डा का लैम्डा से गुणा लैम्डा स्क्वायर, ये जो a था इसको a साइन के साथ लगा लो, तो a साइन 2πx अपॉन लैम्डा। अब जो आपने स्क्रीनशॉट अभी लिया है, जहाँ से हमने इसका डेरिवेशन स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने एक समीकरण 1 माना था, समीकरण 1 था आपका साई इक्वल टू a साइन 2πx अपॉन लैम्डा, इसको हमने समीकरण 1 के इक्वल माना था। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो आप बाद में देखना, साइन इक्वल टू a साइन 2πx अपॉन लैम्डा हमने माना था। तो ये जो आपका a साइन 2πx अपॉन लैम्डा, इसकी जगह आप साइन लिख सकते हो, कहाँ, समीकरण 1 से। तो हम यहाँ से लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से साइन इक्वल टू a साइन 2πx अपॉन लैम्डा, अर्थात जहाँ पे a साइन 2πx अपॉन लैम्डा वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, साइन लिख देंगे। तो वही चीज़ करना है, बस सॉल्व हो जाएगा आपका पूरा डेरिवेशन। तो यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4π स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे a साइन 2πx अपॉन लैम्डा की जगह क्या कर देंगे, ये साइन, तो यहाँ पर से आ जाएगा साइन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेल स्क्वायर साई बटे में डेल एक्स स्क्वायर माइनस का 4π स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया साइन, ठीक है, यहाँ पे आ गया साइन। इसे मान लेते कौन सा समीकरण, कितने समीकरण बन चुके, 2, इसे मान लो तीसरा समीकरण,
इसे मान लिया गया तीसरा समीकरण, ठीक है। अभी ये जो फॉर्मूला निकला ये वन डायमेंशन के लिए है, केवल एक्स के लिए, ठीक है। ये आपका वन डायमेंशन के लिए लिख सकते हो, या वन डायमेंशन के लिए, वन डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है। ये वन डायमेंशन के लिए आपका श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है। अगर आपको थ्री डायमेंशन के लिए निकालना है, थ्री डायमेंशन अर्थात तीनों अक्षों के लिए, मतलब एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों के लिए आपको निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे यहाँ पे डेल स्क्वायर साई था तो वैसा ही लिख दो, डेल स्क्वायर साई बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जो वैल्यू है माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन में लैम्डा स्क्वायर साई, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 4, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 4। देख लो ध्यान से, अभी आपका जो यहाँ तक निकला था डेल स्क्वायर साई बटा डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई, इसे माना समीकरण 3। इस पे केवल एक्स है, अर्थात केवल ये वन डायमेंशन एक विमी के लिए या वन डायमेंशन के लिए है, ठीक है। अगर आप, ठीक है, ये कहा गया यह वन डायमेंशन के लिए श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है। अगर आपको थ्री डायमेंशन के लिए चाहिए तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जैसे एक्स स्क्वायर वाला था वैसे ही आपको डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर कर देना है, वैसे डेल स्क्वायर साई बटा डेल जेड स्क्वायर कर देना है, और इक्वल टू में माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 4, ठीक है। अभी आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये जो मिला ये भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, लेकिन इसका पूरा फॉर्मेट जैसा हमने आपको बताया था शुरुआत पे वैसा बनाने के लिए अभी आपको आगे और भी कुछ करना होगा। तो देखो हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और आगे आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। अब इतना आने के बाद, इतना जो आपका आया, अब इसके बाद भी आपको कुछ करना होगा। देखो आपको एक चीज़ पता है, संपूर्ण ऊर्जा बराबर, अगर संपूर्ण एनर्जी, कुल एनर्जी की बात करें हम लोग तो वो बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा की, ये सबको पता है। संपूर्ण ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये सबको पता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है ये सब, ठीक है। संपूर्ण ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगर संपूर्ण ऊर्जा को हम ई से डिनोट करें, गतिज ऊर्जा को अगर हम किससे डिनोट करें, के अर्थात काइनेटिक एनर्जी, और स्थितिज ऊर्जा को अगर हम वी से डिनोट करें तो ई इक्वल टू हो जाएगा के प्लस वी, ठीक है। ई है संपूर्ण ऊर्जा, के है गतिज ऊर्जा, वी है स्थितिज ऊर्जा। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा के का, के इक्वल टू होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर से ई इक्वल टू कर देते हैं 1/2 mv स्क्वायर। आप देखो ये वाला v अलग बनाना, क्योंकि ये वाला v वेग है और ये वाला v है स्थितिज ऊर्जा, दोनों अलग अलग रहेंगे, ठीक है। ये जो v दिख रहा है k इक्वल टू होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। ये वाला जो स्मॉल v है ये आपका वेग है, और ये जो बड़ा सा v दिख रहा है ये स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। तो एक न कर देना, दोनों अलग है, प्लस v। अब इसको सॉल्व करो, e इक्वल टू एलसीएम ले लो, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे बट्टे में 1 मानो तो 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से आएगा mv स्क्वायर प्लस 2v। देख लो कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, यहाँ पे v अपॉन में 1 मान लो, 2 एलसीएम आएगा mv स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का गुणा तो 2v। अब इस 2 का इस e पे गुणा करो तो 2e इक्वल टू यहाँ से आएगा mv स्क्वायर और प्लस का 2v। यहाँ पर से अगर 2v को इधर ले ले तो 2e माइनस 2v इक्वल टू mv स्क्वायर। तो यहाँ से mv स्क्वायर बराबर 2 कोष्ट में e माइनस v, mv स्क्वायर बराबर 2 कोष्ट में e माइनस वी। और ये वाला v जो अलग बनाओ, ये वेग वाला v है, और ये जो बड़ा वाला v था, ठीक है, दोनों को अलग अलग बनाते नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये वाला v जो है mv वाला, ये आपका वेग है, ठीक है। ये वाला जो v है आपका mv स्क्वायर के साथ जो लगा है ये वेग है, और ये वाला जो v दिख रहा है ये आपका स्थितिज ऊर्जा है। तो अलग अलग, एक को छोटा v बनाना, एक को बड़ा v बनाना, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो mv स्क्वायर इक्वल टू 2 कोष्ट में e माइनस वी, ये समीकरण बन जाएगा 5वां, ठीक है। इतना करना है। फिर इसके बाद आपको एक चीज़ करना है, डी ब्रोगली की इक्वेशन लगानी है। डी ब्रोगली इक्वेशन पता है सबको कि नहीं? डी ब्रोगली की इक्वेशन क्या होती है? डी ब्रोगली की जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। ये होती है डी ब्रोगली की इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब क्या करना है, आपको इसका स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर वी स्क्वायर।
ध्यान से समझो, डी ब्रॉगली इक्वेशन होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है। तो इसका स्क्वायर कर दो तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब यहाँ पर से एम वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। देखो यहाँ पे एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे केवल एक एम और वी स्क्वायर है, तो एक एम यहाँ से बच जाएगा एम, और यहाँ पे टू कोष्ठ में ई माइनस वी। देख लो, समझ लो सब लोग क्या किया यहाँ पे। आपका एच स्क्वायर बट्टे में एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बट्टे में यहाँ पे एम स्क्वायर है, यहाँ पे केवल एक एम है, तो एक एम हो जाएगा बाहर, और एम वी स्क्वायर की जगह टू कोष्ठ में ई माइनस वी। इसे सॉल्व करो तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बट्टे में टू के साथ एम लगा दो तो टू एम कोष्ठ में ई माइनस वी। देखो थोड़ा यहाँ पे छोटा छोटा लिख दिया, समझ लेना, इसे मान लेना समीकरण नंबर 6। यहाँ पे थोड़ा छोटा लिख दिया, समझो, आप लोग समझने का प्रयास करो क्या किया है। सबसे पहले संपूर्ण ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसके आगे आपको करना है। तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू के प्लस वी। ई है संपूर्ण ऊर्जा, के है गतिज ऊर्जा, वी है स्थितिज ऊर्जा। तो के का फॉर्मूला होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, और जो स्मॉल वाला वी है ये वेग है। यहाँ पर सेल्सियम लेना, सॉल्व करना है, एम वी स्क्वायर की वैल्यू टू कोष्ठ में ई माइनस वी आएगी। अब आपको डी ब्रॉगली का इक्वेशन लगाना है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, स्क्वायर कर दोगे तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर है यहाँ पे एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे एक एम बच जाएगा, और एम वी स्क्वायर की जगह टू कोष्ठ में ई माइनस वी हो जाएगा। तो यहाँ पर से लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और टू का एम से गुणा तो टू एम कोष्ठ में ई माइनस वी। ये हो गया समीकरण 6। अब कुछ नहीं करना, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे इस समीकरण नंबर 4 पे लैम्डा की जगह रख दो। आपका पूरा श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन आ चुका है, बस थोड़ा सा बचा है। आपको इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है समीकरण 4 में, आपका श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन बन के तैयार है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपका हम इधर वाला इरेज कर देंगे, और इसकी जो ये समीकरण था इसमें हम लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रख के आगे का सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। तो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, तो ये जो समीकरण आया इसी पे लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं। तो देखो आपको दिखाते करके, सिंपल यहाँ पर से डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, और इक्वल टू में माइनस का 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। यही वैल्यू थी, देखो माइनस का 4 पाई स्क्वायर साई बटे में लैम्डा स्क्वायर। चाहे तो ऊपर लिख लेना इक्वेशन नंबर 4 से, समीकरण 4 से, ऊपर पहले क्या लिख देना, समीकरण 4 से, फिर उसके बाद ये वाली इक्वेशन लिखना, डेल स्क्वायर साई बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर साई, और इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दो, क्या है, एच स्क्वायर बटे में 2m ई माइनस वी। देख लो क्या किया है, सिंपल समझ लो, कुछ नहीं किया। यहाँ पे माइनस का 4 पाई स्क्वायर साई, अर्थात आपको इस लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू इस समीकरण 4 में रखनी। बस आपने यहाँ से लिखा समीकरण 4 से, समीकरण 4 नोट कर दो, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू ये रख दो, एच स्क्वायर बटे में 2m ई माइनस वी। बस इतना करना है, पूरा श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन आपके पास तैयार है। देखो अभी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो, डेल स्क्वायर साई बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू, आप देखो ये जो 2m ई माइनस वी सबसे नीचे दिख रहा है, ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, सबको पता है सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 2 का गुणा 4 से होगा तो माइनस का 8, देखो 2 का गुणा 4 से हुआ माइनस का 8, m है तो m आ जाएगा, ठीक है। या तो रुको अभी हम देखो पहले क्या किया, फिर से समझो, माइनस है, माइनस लगा दिया, ये सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, इस 2 का गुणा 4 से 2 4 जा 8, पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर रख दिया, m है m रख लो, फिर e माइनस वी है, e माइनस वी रख लो, बाहर रख लो साई को, साई रख दिया, और बटे में h स्क्वायर है, h स्क्वायर रख दो। ध्यान से देखो क्या किया, माइनस था, माइनस वैसा ही, इस 2 का गुणा 4 से 2 4 जा 8, पाई स्क्वायर पहले से था, पाई स्क्वायर, फिर ये m दिख रहा है, m आ जाएगा, फिर e माइनस वी है तो e माइनस वी हो जाएगा, साई है तो साई हो जाएगा, और बटे में केवल बचेगा ये वाला h स्क्वायर। ठीक है, ये वाला h स्क्वायर बचेगा बटे में। अब कुछ नहीं करना, आ ही गया यार श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर और साई बटे में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई
बटे में डेल जेड स्क्वायर, ये माइनस का उधर है बराबर के, इसे बराबर के इधर ले लो तो प्लस का हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी बटे में ई माइनस वी बटे में एच स्क्वायर, और आगे था साइन और इक्वल टू में हो जाएगा 0। यही आपका श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है 3 डायमेंशन के लिए। नीचे लिख दो, यही श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है। डेरिवेशन थोड़ा बड़ा था मानते हैं, लेकिन जब समझने का प्रयास करोगे तो एकदम आसान लगेगा। यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है। तो आशा करते हैं यार आपको निकालना समझ में आया होगा। देखो बड़ा है हम मानते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन, ये जो आपका आता है डेल स्क्वायर साई बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटा डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटा डेल जेड स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको एकदम आसानी से आप कर सकते हो। देखो अगर कम समझ में हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर दो, और चैनल पर भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना, जिससे उनकी भी बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की तैयारी मस्त हो सके और वो भी अच्छा एग्जाम में फोड़ सके। ठीक है, तो और डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है यार उसको भी जरूर देखना, उस पर आपका मतलब जितने भी प्रीवियस वीडियो है, पिछले वीडियो, उनके आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, और भी जो आगे वीडियो आएंगे उनकी भी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो।